हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का हमारी पहली जेई एडवांस सेंट्रिक सीरीज में। तो भाई लोग, आप सब लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्लास में तो सब कुछ पढ़ते ही हैं, बट अभी हमने मेंस 1 दे दिया है और कुछ ऐसा लेके आइए जहां पे प्रॉपर एडवांस की प्रैक्टिस हो। और हम हमेशा आपको क्लास में ये बात समझाते हैं कि जो चीज आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है वो मेंस एडवांस सब एक साथ केटर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एडवांस के लिए कुछ अलग सी बातें आती हैं, बट स्टिल ठीक है, थोड़ी कंसेप्चुअल बातें, थोड़ी अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करी बिल्कुल जा सकती है। और उसी प्रैक्टिस को, उसी कॉन्सेप्ट को और बढ़िया तरीके से पॉलिश करने के लिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये हमारी नई सीरीज टारगेट आईआईटी सीरीज। तो भाई लोग, जैसा कि इसका नाम है वही काम हमें करके दिखाना है। हमारा टारगेट सीधा आईआईटी का गेट होना चाहिए, वहीं पहुंचना है एडमिशन लेने, राइट। हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, कम से कम केमिस्ट्री में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यार देखो, कॉन्सेप्ट तुम्हें सारे पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट ही कुछ एकदम अलग आ जाएगा। हम यहां पे ना अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल करेंगे जिनमें पीवाईक्यूज हुआ करेंगे, कुछ और अच्छे सवाल जो मुझे लगता है कि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो होंगे। ठीक है, हम उनकी एक बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे यहां पे क्लास में। सवाल आएगा, मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप लोग उसको ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, एंड देन आप लोग उसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। कैसे, अगर नहीं बना तो जैसे मैं समझाऊंगा वैसे। ठीक है, हम लोग यहां पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ आपको मिला करेगी एक डीपीपी। उस डीपीपी को आपको इंश्योर करना है कि आज ये क्लास हो गई। इससे पहले आपकी तरफ से क्या चाहिए मुझे कि आप लोग एक बार इस चैप्टर को अपने जो भी आपके नोट्स हैं बैच के उससे पढ़ के आए, सो दैट यहां पे हम अच्छे स्तर की प्रैक्टिस कर पाए। थ्योरी हमने बहुत बार पढ़ लिया है ना, पूरी मंजिल सीरीज ही चला दी थी जहां पे 12-12 घंटे हमने थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर की। क्लासेस में जो बच्चे बैचेस में रहे, अर्जुना में, लक्ष्य में, प्रयास में, उन्होंने सब थ्योरी क्लास में भी पढ़ी हुई है। यहां पे मेरा पूरा फोकस होगा एप्लीकेशन के ऊपर। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस किस तरीके के सवाल आए हैं या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आ सकते हैं। और एक और बात, ये जो तुम्हारे दिमाग का डर है ना कि सर एडवांस में तो मतलब कुछ भौकाल ही आ जाता होगा, जो सवाल हमसे नहीं बनते वो एडवांस लायक ही होते हैं, वो डर भी तुम्हारा निकालूंगा। यार देखो, हमें सहम के कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता, हमें सहम के नहीं रहना है। ठीक है, हमें उस चीज से दोस्ती करनी है कि भाई आखिर क्या है, 11वीं 12वीं की क्लास के जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं वही तो है, बस हाँ थोड़ा लेवल अच्छा है, थोड़ा चैप्टर्स का मिश्रण है, थोड़ी सी बातें थोड़े अच्छे स्तर पे है। और बढ़िया बात है, जब कॉन्सेप्ट आता है तो एप्लीकेशन तो हर लेवल पे पूछी जाती है ना। अभी तक मेंस लेवल की बात हो रही थी, थोड़े अच्छे लेवल की बात कर लेंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को एडवांस का एक भी सवाल कर नहीं पाओगे तुम लोग अपनी तरफ से, या तुम्हारे बस की नहीं है कि मैं ये कह दूं कि भाई आज से मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो इससे पहले तुमने सुना नहीं होगा, कभी करा नहीं होगा, तो तुमसे हो भी नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, बट आपको यह समझना है कि सर अगर हमसे कोई चीज फंस रही है तो किस लेवल पे फंस रही है, क्या मैं गलती कर रहा हूं या क्या मैं गलती कर रही हूं। कोई बच्ची बोले कि सर जो चीजें मेरी और बेहतर निकल के आए और मैं और अच्छी प्रैक्टिस कर पाऊं, तो उसके लिए आपको डीपीपी दी जाएगी लेक्चर के साथ में। आपको क्या करना है, आज के लेक्चर के साथ जो डीपीपी आपको मिलने वाली है, इस लेक्चर से पहले आप पूरा मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ के रखें अपनी साइड से, फिर यहां पे सारे क्वेश्चंस मेरे साथ में ट्राई करें। इसके बाद में पूरा दिन लगा के अपनी उस डीपीपी को सॉल्व करें। जब उस डीपीपी को बचे हुए टाइम में आप सॉल्व करोगे तो कल की क्लास में जो कुछ उसके अच्छे सवाल होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, और आप लोगों से जो भी दिक्कत आएगी आप लोग उस सोल्यूशन में देखिएगा। वैसे तो आपको डीपीपी के पूरे सोल्यूशन मिलेंगे, बट कुछ सवाल जो मुझे लगेगा यार बढ़िया सवाल है, क्लास में डिस्कस होने चाहिए, वो मैं यहां वीडियो में भी अगली वाली में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और ये हम हर चैप्टर के साथ में करेंगे। ठीक है, तो भाई हमें जिम्मेदारी दी गई है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने की। मेरा इंट्रोडक्शन आई गेस मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे जानते हो आप सब लोग, है ना, जाजू सर, राइट। तो हम लोग जाजू सर का जादू चलाएंगे यहाँ पे। फिजिकल केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। 11th क्लास की जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसका कुछ पोर्शन, 12th का कुछ पोर्शन मुझे कवर करना है, कुछ पोर्शन आपके हर्ष सर कवर करेंगे। सही है जी। तो हम आज मिले हैं सबसे बेसिक पहले चैप्टर का डिस्कशन करने के लिए, जिसे हम लोग आसान भाषा में तो भाई मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसे हम आसान भाषा में मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, हम उसके डिस्कशन के लिए मिले हैं। ठीक है, आइए बात करें आज हम करने क्या वाले हैं। तो हमारा प्लान भाई सिंपल सा है,
हमारा प्लान सिंपल सा है, मूल संकल्पना के ऑल कॉन्सेप्ट्स प्लस न्यूमेरिकल्स का रिवीजन। सारे कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल का हम क्या करने वाले हैं दोस्त? रिवीजन करने वाले हैं। ये हमारा प्लान है। अब यार मेरी एक बात सुनना, जब मैं मेंस की बात करता था आप लोगों से तो मैं ये कहता था कि भैया 1 घंटा है ना, आपको कोशिश करनी है कि आपसे सारे ही सवाल बन जाएं या आपसे मैक्सिमम सवाल बन जाएं, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना ज्यादा स्कोर बढ़ेगा और उतना बढ़िया आपकी रैंक के लिए फायदा होगा। परंतु एडवांस के लिए आपको चेंज क्या करना है अपनी अप्रोच में? जब आप बात करते हैं जेई एडवांस की बेटा, जब आप बात करते हैं जेई एडवांस की, तो यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब ऑब्वियसली 3 घंटे का पेपर है, वो तो बात है ही, बट यहां पे वो वाली बात नहीं है कि आपको सारे सवाल करने हैं। सारे सवाल मत करो, तुम अगर 70% पेपर भी एक्यूरेसी के साथ करके आते हो ना, वो बहुत जरूरी है। यहां पे टाइम लिमिट का खेल नहीं है, यहां पे खेल है पूरा का पूरा एक्यूरेसी का। मतलब जितना तुम करके आ रहे हो उतना एकदम परफेक्ट करके आ रहे हो क्या, उतना बिल्कुल सही करके आ रहे हो क्या, उस पे बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी, क्योंकि यहां पे कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि पूरी केमिस्ट्री सॉल्व कर दो, फुल में से फुल ले आओ। अगर कर पाते हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट वो जरूरी नहीं है। टाइम लिमिट पे ध्यान नहीं देना कि 1 मिनट में नहीं हुआ, 2 मिनट में नहीं हुआ। थोड़ा सा हो सकता है सवालों में टाइम लग जाए, क्योंकि चैप्टर्स का मिश्रण होता है यहां पे। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर काम बढ़िया है। और आज जब मैं सवाल करवाऊंगा, और इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर था, मैंने 2 लेक्चर रखे हैं, कल भी हम और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे सवालों की। आज के बाद में आज जो बच्चे अच्छा कर पाएंगे वो कल और अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जो आज नहीं कर पाएंगे वो और अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ताकि कल की प्रैक्टिस आप लोगों की बढ़िया रहे। तो हम लोग 2 सेशन इसीलिए रखेंगे ताकि आप देख पाए कितनी वैरायटी के सवाल यहां पे पूछे जाते हैं, है ना। मतलब सांद्रता पदों को मोल में मिला देगा, सीमांत अभिकर्मक है, स्टोइक्योमेट्री है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अभिक्रियाएं हैं, श्रृंखलात्मक अभिक्रिया, मिश्रण वाली अभिक्रिया, दहन वाली अभिक्रिया, बहुत चीजें हैं भाई। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये चीज पे ध्यान देना है कि प्लीज टाइम के पीछे ना भागें कि 1 मिनट में नहीं हो पाएगा सर, ये कोई बात नहीं, टाइम भले ही ज्यादा लगे, बट अगर आपको लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही होने वाला है, आपको एक क्वेश्चन आता है, तो उसको कर ले। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव नहीं करवानी हमको। ठीक है ना, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। चलिए आइए, हमें यहां पे कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ये भी एक पॉइंट है। मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर का बस एक फॉर्मूला आता था, लगा दिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ सवाल डेफिनेटली वैसे भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा वैसा एक भी सवाल नहीं होगा, कुछ सवाल बिल्कुल वैसे होंगे, बट यहां पे बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो गहराई में जाएंगे कॉन्सेप्ट्स की। मतलब कोई चीज कहां से आई थी, कैसे आई थी, क्या डेरिवेशन था, क्या अर्थ था, उन बातों पे भी जाके पूछी जाएगी। तो कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होना भी जरूरी है। आज जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो आप देखिएगा, मैं क्वेश्चन में बोलूंगा कि तुम्हें ऐसा भी लग सकता था, बट ऐसा नहीं है, ऐसा है। तुम्हें यह भी लगा होगा, बट वो नहीं है, ये है। ठीक है, तो हम एक एक करके सवाल करते हैं और इन चीजों को देखते हैं कि भैया आज कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए, मैं शुरू करता हूं हमारा पहला सवाल आज के सेशन का। और पहला सवाल है ये, प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए और फिर उसको ट्राई करें। प्रत्येक उत्पाद का न्यूनतम 1 kg बनाने के लिए A2 तथा B4 मिश्रण का, ये B2 नहीं है साहब, ये B4 है। प्लीज देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये एक मिसप्रिंट हो गई है अंकल से। A2 तथा B4 मिश्रण का कुल कितना भार लगेगा, और आपको A और B दोनों के परमाणु भार भी दिए हुए हैं और आपको एक रिएक्शन भी दी हुई है। मतलब बिल्कुल आते ही हमने स्टोइक्योमेट्री पकड़ लिया। बट इससे पहले अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक सा रिवीजन करवा दूं, तो बेसिक सा रिवीजन ये है भाई कि मोल निकालने होते हैं, और मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या हो जाता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, या फिर अणु परमाणु आयन जिसकी भी संख्या दी हो डिवाइडेड बाय Na, या फिर अगर गैसों का केस है तो जितना भी आयतन दिया हो, एसटीपी एनटीपी लिखा है तो 22.4 से डिवाइड, 22.4 से डिवाइड।
प्लीज ध्यान से देखें, ये हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के मोल के सूत्र हैं जो हम लोग यूज में ले सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के मोल के सूत्र हैं जो हम यूज में ले सकते हैं, है ना। ये हमने मोल का फॉर्मूला सीखा हुआ है। अब क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। रिएक्शन क्या है, पहले आइए रिएक्शन को लिखें। आइए भाई पहले ना रिएक्शन को लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि करना क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से। रिएक्शन है 5A2 प्लस 2 मोल्स ऑफ B4। ये दोनों क्रिया करके 2 मोल बनाते हैं AB2 के प्लस 4 मोल बनाते हैं A2B के। ये दोनों चीजें क्रिया कर रही हैं, ये दोनों चीजें बन रही हैं। सवाल कह रहा है प्रोडक्ट का दोनों का कम से कम 1 kg बन रहा है। दोनों का 1 kg बनने के लिए इसका और इसका कुल कितना भार आपको यूज करना पड़ेगा ये बताना है ना। अगर दोनों का 1 kg बनना है तो वो बनने के लिए इनका कितना कितना भार यूज हुआ होगा हमको ये बताना है। तो बेटा जी आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, सीमांत अभिकर्मक, या आप लोगों ने सीखी होगी अपनी अपनी क्लासेस में। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक जब किसी अभिक्रिया में एक से ज्यादा अभिकर्मक का डेटा दिया जाता है, मोल का या मास का, और प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाता है, तो कौन से अभिकर्मक से रिजल्ट आएगा उसके लिए सीमांत अभिकर्मक चेक करना पड़ता है। उसी तरह यहां पे अभिकर्मक का डेटा पूछा है और प्रोडक्ट का डेटा दिया है, तो उल्टा चलना है। अगर उल्टा चलना है तो इस बार उन्हें अभिकर्मक मानते हुए हम काम कर लेते हैं, उनमें से सीमांत अभिकर्मक निकाल के काम कर लेंगे। जुगाड़ लगाना पड़ेगा सवाल करने के लिए। तो देखिएगा मास से काम नहीं चलता, मोल निकालने पड़ते हैं। अगर मोल निकालने पड़ते हैं तो पहले क्यों ना मैं AB2 के मोल निकाल के देख लूं बेटा। दिया गया भार अपॉन मोलर भार 1 kg में 1000 ग्राम होता है, अपॉन AB2 का मोलर भार क्या हो जाएगा? A का भार है 10 प्लस B का भार है 120 इंटू 2 यानी कि 240। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1000 डिवाइडेड बाय 250। 0 से 0 अगर कट भी गया तो AB2 के मोल आ गए 4। प्लीज देखना भाई लोग, AB2 के 4 मोल आ गए क्या? इसी तरीके से अगर मैंने A2B के मोल निकालने की कोशिश करी, इसी तरीके से अगर मैंने A2B के मोल निकालने की कोशिश करी, तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार मैं करूंगा 1 kg बोले तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर भार क्या हो जाएगा? A का परमाणु भार है 10 तो A2 है यानी कि 20 प्लस B के लिए है डेटा 120। तो हमने बोल दिया ये वैल्यू आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 140। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 50/7। 50/7 मोल। प्लीज ध्यान से देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया, ठीक है साहब, ओके। यहां तक बात समझ में आती है। अब अगर इन दोनों के मोल आ गए, मुझे इन दोनों के मासेस निकालने हैं, तो पहले तो मोल से मोल रिलेट कर लेते हैं, फिर मास के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इन दोनों के मोल निकलेंगे कैसे? तो अगर इन दोनों को मैं अभी अभिकर्मक मान रहा हूं तो दोनों के मुझे मोल पता है, दोनों की स्टोइक्योमेट्री पता है। यहां मुझे सीमांत अभिकर्मक चेक करना पड़ेगा। और सीमांत अभिकर्मक कैसे चेक किया जाता है याद है? हां जी, याद है कि भूल गए? भाई सीमांत अभिकर्मक कैसे चेक किया जाता है? हम बोलते हैं अगर सीमांत अभिकर्मक चाहिए तो सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल के अनुपात ले लो। जिसके लिए वो अनुपात न्यूनतम आएगा वही हमारा सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, जिसे हम शॉर्ट में LR बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, है ना। हमने क्या बोला? जिस भी स्पीशी या अभिकर्मक की बात हो रही है उसके सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का अनुपात, और उसका भी जो न्यूनतम वैल्यू होगा वो आपका सीमांत अभिकर्मक होगा। तो आइए भाई दोनों के लिए बात करके देखते हैं। आइए भाई दोनों के लिए बात करके देखते हैं। एक है AB2 और एक है A2B। एक है AB2, एक है A2B। तो अगर AB2 की मैं बात करता हूं तो आपके सैद्धांतिक मोल है 4, स्टोइक्योमेट्रिक मोल है 2, रेशो आ गया 2। और अगर आप A2B की बात करते हैं तो सैद्धांतिक मोल है 50/7 अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल है 4, यानी कि 50/28, यानी कि 25/14, यानी कि 14 1 जा 14
ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जितना भी आए 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और हमें ये समझ में आ गया इन दोनों में से न्यूनतम ये है, और अगर ये हमारा न्यूनतम है यानी कि यही हमारा क्या है, एल आर, यानी कि ए टू बी ही क्या है, एल आर। ए टू बी क्या है, एल आर। अगर ए टू बी आपका एल आर है यानी कि इस रिएक्शन में ए टू बी वो होगा, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन मानता हूं, पश्च अभिक्रिया मानता हूं, ये वो होगा जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। और अगर ये सबसे पहले खत्म हो जाएगा तो यही डिसाइड करेगा कि ये कितना होगा और ये कितना होगा, है ना, हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए एक बार इस रिएक्शन को दोबारा लिख देते हैं। 5A2 + 2B4, 5A2 + 2B4, इससे बन रहा है 2AB2 + 4A2B। ये रिएक्शन है, हमारे पास में इसका 4 मोल है, उसका 50/7 मोल है, और ये हमारा सीमांत अभिकर्मक है, मतलब ये सबसे पहले पूरा क्षय होके 0 हो जाएगा। अच्छी बात है भाई, ये 0 हो जाएगा तो अब इससे ये डिसाइड करेंगे, इससे ये डिसाइड करेंगे। स्टोइक्योमेट्री कैसे लगाते हैं भाई? स्टोइक्योमेट्री लगाने का तरीका होता है, जिसका डेटा दिया हो और जिसका डेटा पूछा हो, उन दोनों में पहले स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन बनाओ, फिर सैद्धांतिक मूल का रिलेशन बनाओ, काम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं A2 के लिए डेटा की बात करूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, समझना मेरी बात को ध्यान से, समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला 4 मोल A2B से, क्योंकि ये सीमांत अभिकर्मक है तो यही हमारा हीरो है, तो 4 मोल A2B से कितना मोल A2 यहां पे हो रहा है, 5 मोल A2। तो बेटा जी 1 मोल A2B से कितना मोल A2 क्रिएट हो रहा है, 5/4 मोल। तो बेटा जी आपके पास वास्तव में कितने मोल है, 50/7 मोल। तो 50/7 मोल A2B से यहां पे आ जाएगा 5/4 × 50/7, यानी कि 250/28 मोल A2। पर हमें मोल थोड़ी बताने हैं, हमें तो भार बताना है। अगर हमें भार बताना है तो मास ऑफ A2 कितना हो जाएगा, जितने भी मोल होंगे इनटू मोलर मास। तो बेटा जी मोल है 250/28 इंटू ए का परमाणु भार आपको दिया हुआ है 10, यानी कि मोलर भार हो जाएगा 10 ग्राम प्रति मोल इंटू 2, क्योंकि A2 है, ये हो जाएगा। तो आंसर बन जाएगा क्या, 250 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम। देखिए ध्यान से, ये हो गया। अगर इसे सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे 25 इंटू 2 इंटू 100, यानी कि 5000 डिवाइडेड बाय 28 ग्राम, ये आ जाएगा। सही है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, कोई वजह है उसकी। अभी देखिएगा, ये मैंने A2 की कैलकुलेशन कर दी। अगर मैं यहां पे B2 की कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं तो प्लीज गौर से देखना। अगर मैं यहां पे B4 की कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो मैंने बोला 4 मोल A2B से दोस्त, 4 मोल A2B से कितना मोल B4 दिखाई दे रहा है स्टोइक्योमेट्री का, 2 मोल। तो बेटा जी 1 मोल A2B से 2/4 मोल हो गया, और 2/4 मोल हो गया 1 मोल से, तो हमारे पास A2B के हैं 50/7 मोल। तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 50/7, यानी कि इससे कटेगा 2 टाइम, इससे आएगा 25, तो ये होगा 25/7 मोल B4। अगर ये आ गए B4 के मोल 25/7, तो मास क्या हो जाएगा, 25/7 इंटू B4 का मोलर मास, यानी कि 25/7 इंटू B के लिए भार है 120, तो इंटू 4 कर दिया तो 480। ये बन गया क्या, बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये बन गया तो इतना आ गया ग्राम, इतना आ गया ग्राम। अब प्लीज मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसको लगभग 490 मान लूं,
अप्रोक्सीमेशन तो ले सकते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन जो है वो दूर दूर है। 2120, 1060, 560, 1660, थोड़े दूर दूर है ऑप्शन। तो अगर लगभग अगर 490 मान लूं तो उससे ये कट जाएगा 70 गुना। अगर ये 70 गुना कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 70 ग्राम आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर मैंने ये अप्रोक्सीमेशन मान लिया तो यहां पे मैंने क्या किया, अगर ये 28 है तो इसे लगभग अगर 30 मान लेता हूं, लगभग अगर 30 मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 30, या 30 ना मान के 25 अगर मान लेता हूं, है ना, तो 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 100। 200 के आसपास बन गया, वो 200 के आसपास बन गया। ये वैल्यू मुझे लगभग नजर आ रही है 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, और ये है 0, 1750, और वो है 200 के आसपास। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग लगभग 1950 के आसपास ये बैठ रहा है। और ये तो अप्रोक्स है, एक्चुअल में तो कुछ ज्यादा ही आना चाहिए। अगर एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही आना चाहिए तो बेटा जी क्लोजेस्ट आंसर जो हमारा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हमारे हिसाब से जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये ना सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तुम, बट उतना समय नहीं है। तो क्लोज आंसर निकाल के देख लिया, ठीक है, हमें आइडिया लग गया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कुल मिला के पहले हमने सीमांत अभिकर्मक पहचाना और फिर उल्टी दिशा में रिएक्शन करवाई, वहां से A2 का डेटा निकाला, यहां से B4 का डेटा निकाला, और कुल भार पूछा था तो दोनों को जोड़ दिया तो हमारा काम बन गया। प्लीज ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ, प्लीज ध्यान से देखो, कोई भी दिक्कत है तो बताओ यहां तक। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हर सवाल में कॉन्सेप्ट भी पकड़ेंगे, चीजें भी समझेंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यस, हाँ जी, यस, ठीक है जी, डन है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्लियर है? बढ़िया, तो अच्छा सवाल था, PYQ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, आइए एक और सवाल करते हैं इसी तरीके का, सीमांत अभिकर्मक पे आधारित एक और सवाल। ये भी आपका PYQ है, प्लीज गौर से देखिए। बट ये बहुत चिंदी PYQ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता इसको, या मतलब एडवांस नाम है तो पता नहीं क्या कुछ धाकड़ी पूछ लिया है। आसान सा सवाल है, आप अगर ध्यान से नोटिस करें, गौर करें चीजों पे, अच्छा सवाल है, इजी सा सवाल है। हाँ, यहां पे ना एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, स्टोइक्योमेट्री में कभी कभी तो वो आपको अभिक्रिया लिख के दे देता है, बट क्योंकि वो एडवांस वाला क्या करेगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक मिक्स करके पूछेगा। मतलब रिएक्शन तो पूछेगा इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की, और उसमें लगवाएगा कैलकुलेशन के लिए मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये वाला सवाल। ठीक है, और ये तो फिर भी इजी लेवल सवाल है, थोड़े और अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं, वो प्रॉपर ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप करके दिखा दो। ठीक है, जैसे अगर आप इस सवाल को देखें तो सवाल कह रहा है यदि 0.5 मोल BaCl2 को 0.2 मोल Na3PO4 के साथ मिश्रित किया जाता है तो बेरियम फॉस्फेट के अधिकतम मोल की संख्या क्या होगी। अब इसने रिएक्शन नहीं लिखी, आपको रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेगी, उसे संतुलित करना पड़ेगा, तब जाके स्टोइकियोमेट्री के फंडे लगेंगे एक एक करके। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बोला क्या है भाई, देखना ध्यान से, BaCl2 है, उसके साथ में क्रिया हो रही है Na3PO4 की। BaCl2 है, उसके साथ में क्रिया हो रही है Na3PO4 की। जब ये दोनों को मिश्रित किया जाता है तो ये बनना चाहिए, पर कैसे बनेगा उसका कैसे सोचें, तो बेटा जी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिंपल अभिक्रियाएं होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं। अगर आप ध्यान से देखें, यह है बेरियम+2 और यह है Cl-, यह है Na+ और यह है फॉस्फेट आयन। अब मैंने क्या किया, इसके धनायन को इसके ऋणायन के साथ में जोड़ दिया, इसके धनायन को इसके ऋणायन के साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ा तो हमारे पास बन जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl।
प्लीज ध्यान से देखेंगे, प्लीज ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने बोला इस रिएक्शन को बैलेंस करें, यहां 3 बेरियम है या एक ही बेरियम है, तो यहां 3 लगा दिया। 3 दूनी, यहां 6 क्लोरीन है, यहां एक ही क्लोरीन है, तो यहां 6 लगा दिया। यहां 6 सोडियम है, यहां 3 ही है, तो यहां 2 लगा दिया। फॉस्फेट देखो अपने आप 2 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप रिएक्शन लिखी बेटा, दूसरा स्टेप उसे बैलेंस करके देखा। अब मैं तैयार हूं क्या क्वेश्चन ने दिया है वो अप्लाई करने के लिए। यदि 0.5 मोल BaCl2 को, यदि 0.5 मोल BaCl2 को 0.2 मोल Na3PO4 के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसके कितने मोल बनेंगे। आई होप बच्चों का आंसर ऑलरेडी आ गया होगा, वीडियो पॉज करके तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो प्लीज अपना आंसर रखे निकाल के, मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, मैच करें अपने तरीके को। बेटा देखो, आपको इसके मोल बताने हैं। अगर किसी एक ही अभिकर्मक का डेटा दिया होता तो बट ऑब्वियस था कि उसी से आंसर आ जाता। बट जब आपके पास किसी एक से ज्यादा अभिकर्मक का डेटा दिया हो अभिक्रिया में और प्रोडक्ट का डेटा पूछा हो, तो सीमांत अभिकर्मक की तरफ जाना पड़ता है। और सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल का अनुपात। तो कैसे चेक करेंगे सीमांत अभिकर्मक, ध्यान से समझिए। कैसे चेक करेंगे सीमांत अभिकर्मक, ध्यान से समझिए। हमारे पास पहले बात होगी बेरियम क्लोराइड की, फिर बात होगी सोडियम फॉस्फेट की। बेरियम क्लोराइड के लिए क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल। सोडियम फॉस्फेट के लिए क्या बोलेंगे, सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक मोल। ये रेशियो आएगा 0.1 और ये रेशियो आएगा 0. क्या 5/30 हो रहा है ना, 1/6 हो जाएगा ना। अगर ये हो जाएगा 5/30 यानी कि 1/6, तो ये वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है जी। अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 6 1 जा 6, ये 40, 6 6 जा 36, 40.166 क्या हो जाएगा 0.166। ठीक है जी, ये रेशियो आया। अब आप देखो यहां तो एग्जैक्ट 0.1 आ रहा है, यहां 0.16 आ रहा है, दिस इज 0.100, ये 0.166 है। तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है, मिनिमम। और अगर ये आपका मिनिमम है तो इसे आप क्या कहेंगे, एलआर। इसे आप क्या कहेंगे, एलआर। अगर आप इसे एलआर कहेंगे तो एलआर वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है, जिससे डिसाइड होता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमको ये समझ में आ गया भैया, सीमांत अभिकर्मक है ये। सीमांत अभिकर्मक फेवरेट पार्ट है जेई का, वो पूछता रहता है इस पे सवाल, तो कमांड होनी चाहिए। अभी देखो कितना क्लोज था, बट स्टिल अगर हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी तो हमें पता चल गया। ऐसे में एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके देखनी पड़ती है। अब आप क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई साफ साफ समझ में आ रहा है, 2 मोल Na3PO4 से 1 मोल बन रहा है इसका। इसके 2 मोल से बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 उल्टा इसका 1 मोल बन रहा है। तो हमें यह समझ में आया कि इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल बन रहा है। इसके 1 मोल से उसका हाफ मोल बन रहा है। तो हमारे पास इसका वास्तव में कितना मोल है, 0.2 मोल। अगर मेरे पास इसका 0.2 मोल है तो यहां कितना मोल बन जाएगा भैया, इतना बन जाएगा। और दोस्त अगर इतना बन जाएगा तो इससे इसको काट देंगे, आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल बन रहा है तो करेक्ट आंसर आ गया डी ऑप्शन। 2 मोल पे 1 मोल, 1 मोल पे आधा, तो 0.2 पे 1। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो तुम ये आंखों आंखों में भी कर सकते थे एलआर पता होने के बाद। नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस वे। पेन चला के हमेशा कर सकते हो। देखो ध्यान से, सवाल इजी है, प्लीज गौर से देखिएगा। पहले हमने निकाला एलआर, उसके बाद हमने करी बात। अगर कोई बोले बेरियम क्लोराइड के शेष मोल की संख्या बताओ, या फिर आधिक्य अभिकर्मक के शेष मोल की संख्या बताओ, जो पहले खत्म हो जाएगा ये तो है सीमांत अभिकर्मक, बट जो बच जाएगा वो है आधिक्य अभिकर्मक। 2 मोल पे 3 मोल, 1 मोल पे 3/2 मोल, 0.2 मोल पे 0.3 मोल। तो 0.5 में से 0.3 क्रिया कर गया तो बचेगा कितना, 0.2 मोल शेष रह जाएगा।
समझ में आई ये वाली कैलकुलेशन? क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। मैंने बोला 2 मोल Na3PO4 के साथ 3 मोल बेरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है, इसके 2 मोल के साथ इसका 3 मोल क्रिया कर रहा है, तो बेटा जी इसके 1 मोल के साथ इसका 3/2 मोल क्रिया करेगा। बेटा अगर 1 मोल के साथ 3/2 मोल क्रिया करेगा तो असलियत में कितना है इसका 0.2 मोल। तो इसके 0.2 मोल के साथ में इसका 3/2 इंटू 0.2 मोल क्रिया करेगा, यानी कि 0.3 मोल क्रिया करेगा। 0.3 मोल जो है वो क्रिया करेगा। अगर बेटा इतने मोल क्रिया करेंगे तो शेष कितने रह जाएंगे? तो हम बोलेंगे BaCl2 के यदि आपको शेष मोल निकालने हो तो टोटल जितने भी मोल्स हैं, टोटल कितने मोल्स है 0.5, इसमें से 0.3 क्रिया कर गए तो शेष हो गए आपके पास में 0.2 मोल। शेष आपके पास में कितने मोल्स हो जाएंगे 0.2 मोल। तो बीकर में अंत में बेरियम क्लोराइड बचेगा 0.2 मोल और बेरियम फॉस्फेट बना होगा 0.1 मोल, और ऐसे ही आप NaCl भी बना के देख सकते हैं। तो जो पहले क्षय हो जाता है जिसका, उसे कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। जो उसके अलावा रह जाते हैं, चाहे एक अभिकर्मक बचे या ज्यादा बचे, वो सब कहलाते हैं आधिक्य अभिकर्मक। आई होप आपको पता होगा। LR का मतलब होता है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसे हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। और दूसरा हमारे पास है ER, इसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, जिसे हम कहते हैं आधिक्य अभिकर्मक। प्लीज गौर से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये टर्म्स हमको पता होने चाहिए, इनका यूज केस हमें आना चाहिए। सही है जी, बढ़िया। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए आगे बात करें क्या? ठीक है साहब, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये वाला सवाल। अब ये एक अच्छा सवाल है जो लोगों को पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है। प्लीज गौर से देखें। आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2A + 3B गिव्स C, और उसके रिलेटेड आपको 2 कथन दिए हुए हैं। यह है कथन नंबर 1 और यह है कथन नंबर 2। यह रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स C। यह रिएक्शन है, क्या कह रहा है? पहला कथन ध्यान से सुनना, 3 मोल A तथा 4 मोल B को मिक्स करने पर C का 4/3 मोल बनता है। बेटा प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो मैक्सिमम जनता यहां पे करती है। मैक्सिमम बच्चा यहां पे वो गलती करके आता है जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। सवाल कह रहा है A के 3 मोल और B के 4 मोल को पूरा मिक्स करने पर C का 4/3 मोल बनता है। तो क्या जरूरी है कि दोनों के इतने इतने मोल मिक्स होंगे तभी ये बनेगा? ट्राई करके देखते हैं। 2A + 3B गिव्स C, हमने रिएक्शन यहां फ्रेश पेज पे लिख ली ताकि आपको बेहतर समझ में आ पाए बातें। 2A + 3B गिव्स C। हमारे पास A का 3 मोल है, B का 4 मोल है। A का 3 मोल है, B का 4 मोल है। अगर इन दोनों को मिक्स किया तो C कितना बनेगा? बेटा कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जब अभिकर्मक में एक से ज्यादा चीज का डेटा दिया हो तो ऐसे केस में सीमांत अभिकर्मक निकाला जाता है। अगर सीमांत अभिकर्मक निकाला जाता है तो वो कैसे आता है? सिद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल का अनुपात निकालो, जो न्यूनतम आएगा वही आपका सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। तो मैंने बोला अगर मैं A के लिए बात करूंगा तो सिद्धांतिक मोल है 3 और स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 2, रेशियो आएगा 1.5। और इसी तरीके से अगर मैं B की बात करूंगा, सिद्धांतिक मोल है 4 और स्टोइकियोमेट्रिक मोल है 3, रेशियो आएगा 1.33। इन दोनों में से न्यूनतम वैल्यू कौन सी है? नीचे वाली है। तो आपका LR कौन कहलाएगा? B कहलाएगा। आपका LR कौन कहलाएगा? B कहलाएगा। अगर आपका LR B कहलाएगा, यानी कि बेटा जी इसके तो पूरे के पूरे 4 मोल क्या हो जाएंगे? खर्च हो जाएंगे।
इसके तो पूरे के पूरे 4 मोल खर्च हो जाएंगे और यही डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। तो हम यहां पे साफ साफ कह सकते हैं बी के 3 मोल पे सी का 1 मोल बन रहा है। बी के 3 मोल पे सी का 1 मोल बन रहा है। तो बी के 1 मोल पे सी का 1/3 मोल बनेगा। तो हमारे पास बी के वास्तविक मोल कितने हैं? 4। तो बी के 4 मोल पे सी का 4/3 मोल बनेगा। बी के 4 मोल पे सी का 4/3 मोल बनेगा। सही बात है भाई। परंतु एक बात देखना, क्या ए भी पूरा खर्च हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये सीमांत अभिकर्मक है, ये थोड़ी है। तो आप एक और बात देखिएगा, बी के 3 मोल के साथ में ए के 2 मोल क्रिया करेंगे। बी के 3 मोल के साथ में ए के 2 मोल क्रिया करेंगे। तो अगर मैंने बी का 1 मोल ले लिया तो खाली ए के 2/3 मोल क्रिया करे। तो अगर मैंने बी के कितने हैं? 4 मोल हैं। अगर मैंने बी के 4 मोल ले लिए तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 4, यानी कि 8/3 मोल ही क्रिया करेंगे। बेटा जी लेके आप 3 मोल चले थे, क्रिया खाली कितने कर रहे हैं? 2.66 मोल। राइट? 3 2 जा 6, 2 0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18। तो बेटा जी ए पूरा का पूरा तो नहीं खर्च होगा, ए तो कुछ बच भी जाएगा। कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा। तो ये बात कहनी तो गलत हो गई ना, ये बात कहना तो गलत हो गया ना कि इसका 3 मोल इसके 4 मोल के साथ मिक्स होके इसके 4/3 मोल बना रहा है। नहीं भाई, जबकि हम ये कहेंगे कि अगर एग्जैक्ट की बात करनी है तो इसका 2.66 मोल इसके 4 मोल के साथ क्रिया करके सी का 4/3 मोल बना रहा है। ए के पूरे 3 मोल खर्च नहीं हो रहे। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है 3 मोल ए 4 मोल बी के साथ मिक्स होकर सी का 4/3 मोल बनाता है, ये सरासर गलत है। ए के पूरे 3 मोल खर्च नहीं होते, ए के केवल 2.66 मोल ही खर्च होते हैं। मतलब अगर ये दोनों सीमांत अभिकर्मक बन चुके होते तब मैं कहता कि ये इतने के साथ क्रिया करके ये बना रहा है। अभी ये कहना गलत है कि ए के 3 मोल है। नहीं, ए के 3 मोल खर्च नहीं हो रहे, 2.66 मोल ही खर्च हो रहे हैं। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा कह रहा है बी आपका सीमांत अभिकर्मक है, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो हम देख भी रहे हैं, बी आपका सीमांत अभिकर्मक है भी। तो सेकंड कथन सही है पर पहला कथन गलत है। तो हम बोलेंगे कथन 1 जो है वो असत्य है। यहां पे लिखा जाएगा कथन 1 जो है वो असत्य है, कथन 2 जो है वो सत्य है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये बात गहरी है। मैंने कहा था ना कि ऐसी डीप कॉन्सेप्ट्स पे आपको जाना पड़ता है। बच्चे पता क्या कहते हैं? हाँ सर बात सही तो है, इसके 3 मोल ले लिए, इसके 4 मोल ले लिए, ये सीमांत अभिकर्मक था तो उसके इसके 4/3 मोल बन गए। परंतु बेटा एक बात समझो, क्या ए 3 मोल से कम होता तब भी सी के 4/3 मोल बन सकते थे? जरूर बन सकते थे। आप सर इतना ले लो कम से कम, तब भी सी के 4/3 मोल बन ही जाएंगे। हाँ अगर इससे भी कम ले लिया तो दिक्कत हो सकती है, बट इतने लेने पे काम बन जाएगा। तो 3 मोल जरूरी नहीं है। इसी वजह से हमने पहले कथन को गड़बड़ बोला। कुछ बच्चों को यह चीज थोड़ी अजीब सी लग सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ए मार्क किया होगा जब खुद से ट्राई किया होगा। तो प्लीज बात को समझें, चीजों को नोट करें, ढंग से दिमाग में उतारें, उसके बाद में बात को देखें। चाहो तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लो, यस, चाहो तो बैक करके दोबारा सुन लो। हां जी, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे चले, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अगले सवाल की तरफ चलें तो ये वाला सवाल देखिएगा। अगर अगले सवाल की तरफ चलना है तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा नए कॉन्सेप्ट पे। सीमांत अभिकर्मक पे हमने कुछ प्रैक्टिस करी है, आगे बात करते हैं। सीमांत अभिकर्मक ऐसा है जो बहुत काम आएगा आपके, है ना? पर हां और भी कॉन्सेप्ट्स है जो हमें कवर करने हैं, जैसे कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष में 30 है, हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष में 30 है, और हाइड्रोजन गैस नहीं कह रहा, नहीं हाइड्रोजन परमाणु कह रहा है, परमाणु के सापेक्ष में 30 है, तो CO2 की मोल प्रतिशतता ज्ञात करें। CO2 की मोल प्रतिशतता ज्ञात करें।
तो पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बच्चा पता है क्या कहता है यहाँ पे? बच्चा कहता है अरे सर मुझे अच्छे से याद है, एक टॉपिक होता था जिसका नाम होता था वाष्प घनत्व। और वाष्प घनत्व क्या हुआ करता था सर? सर वाष्प घनत्व ये हुआ करता था सर कि आपके पास में किसी भी गैस के मिश्रण की या गैस का घनत्व अपॉन हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व होता था, ये वाष्प घनत्व होता था सर। और यहीं से मैं कह देता था कि सर इस गैस का जो मोलर मास है अपॉन 2 करके आंसर आ जाता था। क्यों ऐसा हो जाता था? क्योंकि सर मुझे यह पता था कि आदर्श गैस समीकरण का एक फॉर्म ये भी होता है, Pm इज इक्वल टू DRT। अगर दाब और ताप फिक्स हो ना सर, तो मोलर भार को हम घनत्व के समानुपाती कर सकते हैं। और वहां से सर मैं ये लिख देता था। तो सर यहां पे साफ साफ बोला गया है कि देखो आपके इन गैसों का जो मिश्रण है उसका घनत्व हाइड्रोजन के सापेक्ष में 30 है। तो सर यानी कि ये रेशो 30 है, यानी कि ये रेशो 30 है। तो सर यहां से ना मुझे ये समझ में आ गया कि इस गैस के मिश्रण का जो मोलर भार है वो हो जाएगा सर क्या, 2 इंटू 30, और आंसर आ जाएगा सर 60। अब मैं क्या करूंगा सर? सर मुझे पता है अगर मिश्रण हो तो औसत मोलर भार लिखा जाता है। क्या होता है औसत मोलर भार? औसत मोलर भार होता है कुल मोल, कुल मास अपॉन क्या, टोटल मोल, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, कुल मास अपॉन टोटल मोल। कुल भार मिश्रण का अपॉन टोटल मोल। सर ये करके हम आंसर निकाल सकते हैं। और सर क्योंकि इसने मोल की प्रतिशतता पूछी है तो मैंने सर कुल मोल अगर 1 मान लिए, तो सर ऐसा है मैं मान लेता हूं कुल मोल अगर 1 है, अगर ये हम मान लें तो हम सिंपल सी बात बोल देंगे कि सर जी ऐसा है CO2 के आप x मोल मान लो और H2O के आप 1 माइनस x मोल मान लो। ये कर देंगे सर? अगर ये कर देंगे तो आइए बात करें। कुल भार क्या होगा, मोल इंटू मोलर भार, मोल इंटू मोलर भार। तो हम बोल देंगे CO2 का भार हो जाएगा CO2 के मोल इंटू CO2 का मोलर भार, प्लस जल के लिए हो जाएगा जल के मोल इंटू जल का मोलर भार, डिवाइडेड बाय हम बोलेंगे कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, 1। देखिए ध्यान से। अब सर यहां से क्या है, बड़ा आसान है सर, x निकाल देंगे। वही तो बताना है, मोल प्रतिशतता बतानी है CO2 की, है ना सर। ये कर सकते हैं क्या, प्लीज बताइएगा। हैं जी, ये कर सकते हैं क्या? अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपने बातों ही बातों में अपना पूरा सवाल गलत कर दिया है और आपको समझ भी नहीं आया। क्यों गलत कर दिया भाई? सवाल को ध्यान से पढ़ो। उसने हाइड्रोजन परमाणु कहा है, और यहां पे जब वाष्प घनत्व का फंडा लेते हैं तो हाइड्रोजन अणु होता है दोस्त। ये हाइड्रोजन अणु है, हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ये जो तरीका तुम करके चल रहे हो ये गलत है। ये वाष्प घनत्व की बात कर ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल घनत्व का अनुपात दे के बैठा है। तो जिस भी बच्चे ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए ये ट्राई करा वो गलत हो गया। तो ये होती है एडवांस की बात कि वो बिल्कुल ही एकदम परोस नहीं देगा तुमको सवाल की, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, सीधा फॉर्मूला चिपकाओ, आंसर निकालो। जो भी एनटीए ने हाल बना दिया है, एडवांस वाला थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा। वो देखेगा कि तुम कितने सटीक तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हो। जिस बच्चे ने इस परमाणु पे ध्यान ना देके हाइड्रोजन गैस ही मान लिया, उसका बंटाधार हो गया। इस तरीके से करोगे 1200/13 के आसपास शायद तुम्हारा आंसर आएगा, बल्कि रियलिटी में आंसर उसका आधा होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है शायद कैलकुलेशन में। चलिए आइए अब हम सही से बात करते हैं। अगर ये गड़बड़ आपको समझ में आ गई है तो इस गड़बड़ को मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना। ये खरबूजा है भाई। खरबूजा क्या होता है? खरबूजा वो होता है जो दिखने में लगता है मजेदार, परंतु खेल लग जाएंगे तुम्हारे पेपर के अंदर भैया। गेम हो जाएगा बहुत तगड़ा, समय भी जाएगा, -1 भी आएगा और दुख भी देके जाएगा। और इतनी सारा दुख कैसे संभालोगे भैया? सर डराओ मत ना प्लीज, कुछ अच्छा सा बता दो। तो यस, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सवाल कह रहा है कि CO2 प्लस H2O के मिश्रण का जो घनत्व है, यदि उसे हाइड्रोजन परमाणु के साथ का घनत्व मैंने चेक किया है तो इस चीज का जो मान है वो 30 है। ये है सवाल। अब मैंने बोला क्योंकि दाब और ताप के बारे में बात नहीं हुई है तो मैं उसको सेम मान लूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, कुछ बच्चों को Pm इज इक्वल टू DRT भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो गैसों के लिए ये फॉर्मूला तो लगता ही है।
आदर्श गैस के लिए ये फॉर्मूला तो लगता ही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम बोल देंगे यहां पे ऐसा है भाई, पीवी इज इक्वल टू दिया गया भार अपॉन मोलर भार इंटू आर इंटू टी। तो हमने बोल दिया P इंटू मोलर भार इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी इंटू आर इंटू टी। अब बेटा जी P इंटू मोलर भार इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय वी क्या होता है, घनत्व, इंटू आर इंटू टी। तो ये हो गई हमारी ऑल्टरनेट इक्वेशन, जो मैंने इसकी हेल्प से एक और फॉर्म बनाई थी, इसकी हेल्प से जो मैंने एक और फॉर्म बनाई थी, Pm इज इक्वल टू डी आर टी। यहां आप देखिएगा, यदि मैंने बोला यदि दाब एवं ताप जो है वो कांस्टेंट है, यदि दाब और ताप आपके कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे जो गैस का मोलर भार है, जो गैस का मोलर भार है वो गैस के घनत्व के समानुपाती है। जो गैस का मोलर भार है वो गैस के घनत्व के समानुपाती है। अगर गैस का मोलर भार गैस के घनत्व के समानुपाती है, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं क्या कि जो मिश्रण का अनुपात है, यही किसका अनुपात हो जाएगा, मिश्रण का मोलर भार जो औसत आता है ऑब्वियसली अपॉन हाइड्रोजन परमाणु का मोलर भार। हाइड्रोजन परमाणु का मोलर भार, ना कि अणु का मोलर भार। संभलिएगा, बात को समझिएगा। अणु होता है H2 जिसके लिए वैल्यू होती है 2, यहां परमाणु है, वैल्यू होगी 1। अगर ऐसा है तो समझने की कोशिश करें। हमने बोला 30 इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास मिश्रण का औसत मोलर भार डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैल्यू हो गई 1। तो हमने बोला मिश्रण का औसत मोलर भार जो है वो 1 इंटू 30 यानी कि 30 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये समझ में आती है क्या बात? अगर ये वैल्यू समझ में आती है तो बेटा जी अब हम औसत मोलर भार क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या चीज, कुल भार अपॉन कुल मोल। तो हम बोलेंगे CO2 का भार प्लस H2O का भार डिवाइडेड बाय CO2 के मोल प्लस H2O के मोल, ये लिख देंगे। अगर ये चीज हम लिख देंगे तो CO2 का भार क्या हो जाएगा, CO2 का मोलर मोल इंटू CO2 का मोलर भार प्लस वाटर के मोल इंटू जल का मोलर भार डिवाइडेड बाय CO2 के मोल प्लस जल के मोल। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चीज ये है और ये चीज ये है, और ये वैल्यू आपको 30 दी हुई है। हमने क्या किया, हमने इस चीज को कायम रखा कि अगर मैंने कुल मोल 1 माने हैं, क्योंकि मुझसे मोल प्रतिशतता पूछी है, तो अगर कुल मोल 1 है तो CO2 के x मान लिए और H2O के 1 माइनस x मान लिए। अगर ये चीज समझ में आती है CO2 के x मोल और H2O के 1 माइनस x मोल, तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी CO2 के x मोल, तो x इंटू 44 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 18 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस एक्स, वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि टोटल मोल्स हो जाएंगे ये, और ये रेशो हो जाएगा 30 के बराबर। ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। अगर ये चीज है तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करें तो 44x प्लस 18 माइनस 18x डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे तो 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, 14 में से 8 गए, है ना, 4 में से 8 तो जा सकते, 14 में से 8 गए 6, ये हो जाएगा 26x प्लस 18 इज इक्वल टू 30। प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आया 26x हो जाएगा 30 माइनस 18 यानी कि 12, तो x का मान हो जाएगा 12/26 यानी कि 6/13। x का मान क्या हो जाएगा, 6/13। देख पा रहे हैं क्या बात को ध्यान से? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, यहां तक सब कुछ सही है। अगर x का मान आ गया 6/13, तो अब सारे ऑप्शन देखेंगे अगर आप लोग, सारे ऑप्शन देखेंगे अगर आप लोग, तो देखिएगा x का मान आ गया 6/13, तो मैंने क्या बोला,
मैंने क्या बोला, प्लीज देखने की कोशिश करें, अगर मुझे मोल भिन्न निकालना होगा CO2 का तो वो हो जाएगा मोल ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल। तो भैया CO2 के मोल हो गए 6/13 और टोटल मोल है 1। पर अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है CO2 के मोल की तो वो हो जाएगी जो भी CO2 का मोल भिन्न है इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 13। 600 डिवाइडेड बाय 13। और अगर वैल्यू आ गई 600 डिवाइडेड बाय 13 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो, और अगर तुम ये 60 लेके सॉल्व कर देते तो आंसर डबल आ जाता जस्ट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि आंसर आएगा ए ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, चीजें समझनी जरूरी है, प्लीज ध्यान से देखिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि गलती क्या करती है जनता, फिर मैंने आपको बताया कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। यस, हाँ जी, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी भाई? यहां तक समझ में आया क्या क्वेश्चन? आसान है, कर लेंगे, पेपर में आएगा तो इस तरीके के सवाल आते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पे। कैलकुलेशन कोई तोप थोड़ी दी यहां पे, तुम खुद ही बताओ। कैलकुलेशन आसान थी बस, हाँ सवाल बढ़िया था। चलिए आइए अगले सवाल पे चलेंगे, आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना ध्यान से, पढ़ के देखें क्या कह रहे हैं। एक रिएक्शन सी दी हुई है, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 6 HCl जलीय विलयन में है। वो दे रहे हैं 2Al + 3 एक्वस, 6Cl- एक्वस और 3H2 गैस। अच्छा, ये 2 नीचे होना चाहिए था, ऊपर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेट कर देते हैं। आइए, हाँ जी, ये रिएक्शन है। सवाल कुछ ऑप्शंस दे रहा है और उन ऑप्शंस में से ही पूछ रहा है क्या सही क्या गलत। 1 मोल एल्यूमिनियम के क्रिया करने पर हर ताप एवं दाब पर 33.6 लीटर H2 बनता है। 1 मोल एल्यूमिनियम के क्रिया करने पर एसटीपी पे 67.2 लीटर H2 बनता है। 1 मोल HCl के क्रिया करने पर एसटीपी पे हाइड्रोजन का 11.2 लीटर बनता है। 3 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए 6 लीटर HCl खर्च होता है। अच्छा, ट्राई करके देखते हैं भाई। अगर मैंने बोला 1 मोल एल्यूमिनियम है और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे H2 की बात करनी है, या 1 मोल HCl है और उससे मुझे H2 की बात करनी है, तो आइए पहले मोल कंसेप्ट लगा के देखें। अगर मैं मोल कंसेप्ट लगा लूं यहां पे तो रिएक्शन समझिएगा, रिएक्शन समझिएगा। 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 6 HCl एक्वस, इससे बनता है 2Al + 3 एक्वस प्लस 6Cl- एक्वस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। प्लीज देखें, ये रिएक्शन है। अब एक बात देखना, अगर मैं एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन की बात करना चाहता हूं तो पहले मैंने स्टोइक्योमेट्री को लिंक किया कि भाई 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम से कितना मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है? 3/2 मोल। कितना मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है? 3/2 मोल। अगर 3/2 मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है तो हम यहां पे एसटीपी पर अगर हाइड्रोजन गैस का आयतन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जितने भी मोल हैं हाइड्रोजन गैस के उसे 22.4 से इंटू कर दें तो वैल्यू हो जाएगी 3/2 इंटू 22.4, वैल्यू आ जाएगी, इससे कट के आएगा 11.2, आंसर आएगा 33.6 लीटर। पर बेटा जी ये बात ध्यान रखना, ये जो आयतन आया है ना हाइड्रोजन का, ये एसटीपी पर आया है, और एसटीपी बड़ा फिक्स सा होता है कि प्रेशर होना चाहिए 1 बार और टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कई बार हम इसको 1 atm भी यूज कर लेते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, टेम्परेचर ले लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो हर दाब एवं ताप पे ये नहीं आएगा, ये एसटीपी पर आएगा। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के करस्पॉन्डिंग 33.6 लीटर हाइड्रोजन आएगी, मगर एसटीपी पर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 1 मोल एल्यूमिनियम के क्रिया करने पर हर ताप एवं दाब पर यह बनेगा, यह गलत है। हर ताप एवं दाब कहना सरासर गलत है। हर ताप एवं दाब की बात नहीं हो सकती भाई।
ठीक है, 1 मोल एल्यूमिनियम के क्रिया करने पर एसटीपी पे 67.2 लीटर बनेगा। नहीं भाई, 33.6 बन रहा है। हमने अभी अभी कैलकुलेशन करके देखी है, अभी अभी कैलकुलेशन करके देखी है। अगर अभी अभी कैलकुलेशन करके देखिए बिल्कुल ताजा, तो भैया बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब तीसरे ऑप्शन से बात करके देखते हैं, 1 मोल HCl के होने से क्या होता है। तो बेटा अगर HCl के हिसाब से मैं एक रिएक्शन करके देखता हूं, अभी तक मैं एल्यूमिनियम के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था, देखना ध्यान से। क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे 6 मोल HCl से 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। 6 मोल HCl से 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है। तो भैया 1 मोल HCl से कितना हाइड्रोजन बनेगा? 3/6 मोल हाइड्रोजन बनेगा। अगर 3/6 मोल बनेगा यानी कि हाफ मोल बनेगा, हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगा। अगर हाफ मोल हाइड्रोजन बनेगा, हमें एसटीपी पे आयतन बताना है। तो देखना 1 मोल HCl से अगर हाफ मोल हाइड्रोजन बनता है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी पर कितना हो जाएगा? जितने भी हाइड्रोजन के मोल हैं इंटू 22.4, यानी कि हाफ इंटू 22.4, आंसर आ जाएगा 11.2 लीटर। 11.2 लीटर, वो भी कब? एसटीपी पर। हाइड्रोजन का आयतन आ जाएगा 11.2 लीटर, वो भी एसटीपी पर। मुझे लगता है यहां बात बन गई है। 1 मोल HCl की क्रिया करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन का 11.2 लीटर बनता है। मुझे लगता है यह करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। प्लीज देखना ध्यान से, प्लीज देखना ध्यान से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, सी ऑप्शन मेरा करेक्ट बन रहा है। यहां पे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं। राइट, बढ़िया, समझ में आई बातें अच्छे से? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला कह रहा है 3 लीटर हाइड्रोजन बनाने के लिए 6 लीटर HCl खर्च होता है। तो भाई 3 पे हमारा 6 है तो 1 पे 2 हो जाएगा, तो 3 पे 6 हो जाएगा। बट ये बात गलत है, क्योंकि आप आयतन से आयतन जब ही रिलेट कर सकते हो जब चीजें गैसीय फेज में हो। ये गैसीय फेज से जलीय माध्यम है, इन दोनों के बीच में ऐसे आयतन आयतन को रिलेट नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 मोल पे 6 मोल, 1 मोल पे आधा, तो 3 पे वापस से 6 लीटर बन जाएगा। पर बेटा मोल और आयतन रिलेट जब हो सकते हैं जब आपके पास में फेज सेम हो, गैसीय फेज हो। यहां गैस को जलीय विलयन वाली चीज से क्रिया करवाना या कंपेयर करना सही नहीं है। यह गलत डिसीजन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें समझ में आया, आंसर आ गया सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा ये वाला सवाल, प्लीज ध्यान से देखिएगा ये वाला सवाल। एक अच्छा सवाल है, प्रतिशत शुद्धता पे है। प्रतिशत शुद्धता पे और सवाल भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए इस सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ें। सिल्वर कार्बोनेट का 3 ग्राम नमूना जिसकी प्रतिशत शुद्धता 92% है, उसे स्ट्रांगली गर्म किया जाता है। बेटा ये स्ट्रांगली गर्म कैसे होगा, ये इनऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हो, पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एसटीपी पर उत्सर्जित गैसों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि या तो वो आपको रिएक्शन खुद दे देगा लिख के, फिर तो मोल मोल खेलना है, कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, बट वो ट्विस्ट ये डालेगा कि आपको रिएक्शन भी नहीं बताएगा। अब लोग अलग अलग रिएक्शन कर देते हैं। स्ट्रांगली गर्म करना है क्या समझते हैं? जैसे लोग ये कह देते हैं कि सिल्वर कार्बोनेट है, तो पहली बात तो सिल्वर कार्बोनेट का सूत्र समझ ले। ये सिल्वर आयन और ये कार्बोनेट आयन 10वीं में पढ़ा था। सूत्र बनता है ऐसे क्रिस क्रॉस करके, Ag2CO3। ये होता है आपका सिल्वर कार्बोनेट, ये होता है आपका सिल्वर कार्बोनेट। ये है आपका सिल्वर कार्बोनेट। अब इसे हीट करेंगे तो क्या होगा? तो लोग अपने अपने दिमाग से लगाते हैं भाई बात। कुछ लोग कह देते हैं Ag2CO3 को अगर हीट करेंगे तो सर AgO बन जाएगा, Ag2O, और साथ में CO2 गैस निकल जाएगी। कुछ लोग कह देते हैं कि Ag2CO3 को अगर हीट करेंगे तो क्रिया ही नहीं करेगा, क्योंकि लोग कहते हैं सर Na2CO3 भी तो नहीं करता, वैसे ये भी नहीं करेगा। कुछ लोग कह देते हैं, तो इसका आंसर 0 लिख के आ जाते हैं इंटीजर टाइप में।
कुछ लोग कह देते हैं सर Ag2CO3 को कह रहा है स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमारे पास में Ag बनेगा, हमारे पास में CO2 बनेगा, हमारे पास में O2 बनेगा। हाँ, बैलेंस करना हमारा काम है सर। यहां 2 लगा देंगे, कार्बन 1 है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पे हाफ लगा देते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। अब कौन सी सही रिएक्शन, कौन सी गलत रिएक्शन? तो बेटा जी मेरी बात समझें, ये सही रिएक्शन है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक में ये सिखाया जाता है, कार्बोनेट का तापीय घनत्व, तापीय जो आपका स्थायित्व होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, सिखाया जाता है। तो Ag2CO3 की ये रिएक्शन होगी। पहली बात तो ये समझ में आई, ठीक है, कि स्ट्रांगली गर्म करने का मतलब ये है। अब उससे आपको ये समझ में आया कि एक गैस है CO2 और एक गैस है O2। अगर आपसे कह रहे हैं एसटीपी पर उत्सर्जित गैसों का आयतन बताइए, मतलब इन दोनों के आयतन को जोड़ के फाइनल आंसर देना है। इन दोनों के आयतन को जोड़ के फाइनल आंसर देना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए पहले इस रिएक्शन को एक बार सही से लिखते हैं, क्योंकि हमारी सही रिएक्शन पकड़ में आ गई है। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने बोला Ag2CO3 को अगर मैंने गर्म किया तो हमारे पास में बनेगा 2Ag सॉलिड प्लस CO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो अब सवाल क्या कह रहा है? एसटीपी पर उत्सर्जित गैसों का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई कुल आयतन जब आएगा जब कुल मोल आ जाएंगे, कुल मोल को 22.4 से हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, कुल आयतन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है कि एसटीपी पर आयतन कैसे आता है, जितने भी कुल मोल होते हैं गैस के उससे डिवाइड कर देते हैं 22.4 से। जैसे ही आप ये कर देते हो आपका लीटर में क्या आ जाता है, यहां से आंसर आ जाता है क्या? नहीं भाई, उल्टा लिख दिया मैंने। गैस के जो मोल हैं वो होता है लीटर में आयतन डिवाइडेड बाय 22.4। ये हमारे पास एसटीपी का डेटा है, ये हमारे पास एसटीपी का फॉर्मूला है। अगर ये है तो चलिए आइए यहां पे बात करते हैं। आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकर्मक का हमेशा शुद्ध भार यूज किया जाता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है बेटा, अभिकर्मक का हमेशा शुद्ध भार इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई अशुद्ध भार है तो उसमें से प्रतिशत शुद्धता यूज करके शुद्ध भार निकाल दो, वो यूज करो। जैसे यहां क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर कार्बोनेट का 3 ग्राम का नमूना है जो 92% प्योर है, यानी कि काम आने वाला जो नमूना होगा यहां पे वो कितना होगा? 3 ग्राम तो टोटल है, इसका शुद्ध भार है 92%। सिर्फ इतना ग्राम, सिर्फ इतना ग्राम हमारे काम आने लायक है। इससे हम ज्ञात करेंगे कि CO2 और O2 का क्या डेटा हो रहा है। तो बेटा जी अगर ये हमारा शुद्ध भार है तो आंसर हो जाएगा 276 डिवाइडेड बाय 100, है ना। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में ग्राम में, यानी कि हमारे पास में 2.76 ग्राम हो जाएगा शुद्ध भार। तो अगर ये शुद्ध भार है तो अगर हम इसके मोल निकालेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो मोल मोल खेलना होता है, तो वो हो जाएगा शुद्ध भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार कैसे आएगा सोचो, तो हम बोल देते हैं यहां पे कैलकुलेशन कर देते हैं। सिल्वर हो जाता है 108 और 2 सिल्वर है, प्लस कार्बन हो जाता है 12, प्लस ऑक्सीजन हो जाता है 16 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 216, ठीक है जी, प्लस 12 प्लस 48। तो हमारे पास में हो जाएगा 48 और 12, तो ये हो जाएगा 60। तो हम बोलेंगे 216 और 60 अगर हम करेंगे तो 6 7 276। अरे क्या हो गया बालक? ये आ जाएगा मोलर भार, Ag2CO3 का मोलर भार आ जाएगा ये। अगर ये आ गया मोलर भार, ये है दिया गया भार, तो शुद्ध भार के लिए हमने शुद्ध भार अपॉन मोलर भार किया, आंसर आ जाएगा 0.01 मोल। आंसर आ जाएगा 0.01 मोल। अब मेरी बात को गौर से समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, प्लीज देखिएगा। हमें गैसों के बारे में बात करनी है, तो मैंने बोला 1 मोल Ag2CO3 से कितना CO2 बनता है? 1 मोल CO2 बनता है। 1 मोल Ag2CO3 से
1 मोल CO2 बनता है। तो 0.01 मोल Ag2CO3 से 0.01 मोल CO2 बनता है। अगर 0.01 मोल Ag2CO3 से 0.01 मोल CO2 बनता है तो यहां से CO2 का STP पर कितना आयतन आएगा? यहां से CO2 का STP पर कितना आयतन आएगा? मोल इंटू 22.4, राइट? तो ये हट जाएगा 100, ये हट जाएगा 10, वैल्यू आ जाएगी 224 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.224 लीटर। ये तो आ गया CO2 का डेटा। अभी हमें O2 की भी बात करनी है। अगर हमें O2 की भी बात करनी है तो ध्यान से देखिए, 1 मोल Ag2CO3 से आधा मोल O2 बनता है। 1 मोल Ag2CO3 से हाफ मोल O2 बनता है। तो बेटा 1 मोल से अगर आधा मोल बनता है तो 0.01 मोल से कितना O2 बनेगा? इतना बनेगा। अगर इतना बनेगा बेटा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? 1/200, यानी कि 0 पॉइंट इतना O2 बन जाएगा। अगर इतना मोल O2 बन जाएगा तो O2 का आयतन STP पर कितना आएगा? जितना भी मोल है इंटू 22.4, यानी कि 0.5 इंटू 10 की घात नहीं, सॉरी, ये आएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप कुल आयतन की बात करें STP पे, अगर आप गैसों के कुल आयतन की बात करेंगे STP पे, तो हम बोल देंगे CO2 की वजह से जो आयतन आ रहा है वो प्लस O2 की वजह से जो आयतन आ रहा है वो। तो CO2 की वजह से जो आयतन आ रहा है आपका STP पे वो है 0.224 लीटर, प्लस O2 की वजह से जो आयतन आ रहा है वो आएगा 5 इंटू 22.4 अपॉन 1000। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 224 अपॉन 1000, प्लस ये हो जाएगा 5 चौके क्या 5 इंटू 224, है ना, अपॉन 1000 इंटू 10 है। इस 10 को अगर मैं यहां ले गया तो 0.5 इंटू 224 अपॉन 1000, ये बन गया क्या? ये बन गया क्या? हाँ जी, प्लीज देखना, 5 अपॉन 1000 इंटू 22.4, उसका 10 जो है नीचे दशमलव हट के 0.5 आ जाएगा, तो ये बन गया। अगर ये वैल्यू बन जाती है तो अब मैंने क्या किया, 224/1000 को लिया कॉमन, 224/1000 को लिया कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस 0.5, तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारे पास में कुल आयतन आ जाएगा, है ना। अगर ये कुल आयतन आ जाएगा, इसको हटाया, नीचे 10 लगाया, 5 3 जा 5 2 जा, इससे ये कटा 112 टाइम्स। अब 112 अपॉन 1000 हम करेंगे तो 0.112 लीटर। और अगर क्वेश्चन ने ml में आंसर मांगा होता तो हमारा आंसर हो जाता 112 ml। प्लीज ध्यान से देखें, कोई कैलकुलेशन लोचा तो नहीं किया मैंने, प्लीज चेक कर लें। यस, प्लीज ध्यान से देखें, STP पे आयतन, हाँ यहां पे कैलकुलेशन लंबी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप सॉल्व एकदम एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कैलकुलेशन लंबी आ ही सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको यह देखना है कि आप सॉल्व ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यस, हाँ जी, हाँ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने यहां पे दोनों आयतन निकाले, दोनों को जोड़ा और आई गेस आपका आंसर आ चुका है ना। ठीक है जी। यस, 1.5 224/1000
इससे इसको काटेंगे 10, तो 5 दिया, 5 दूनी, इससे 112। अच्छा, ये इंटू 3 भी तो है ना, इंटू 3 भी तो है ना, तो ये हो जाएगा 0.336 लीटर या फिर 336 ml। मैं वही सोच रहा था, कुछ कैलकुलेशन लोचा ना कर दिया हो मैंने। यस, कोई बात, ठीक है, डन है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत उम्दा सवाल था, हमें समझ में आया। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है, गौर से पढ़ना। एक बार तुम पढ़ो, फिर मैं इसको समझाता हूं कि इसको ट्राई कैसे करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम बोल रहे हैं, यदि किसी मोटर में 8 सिलेंडर हैं, जिसमें प्रत्येक सिलेंडर का आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है। एक मोटर है जिसमें 8 सिलेंडर लगे हुए हैं और हर सिलेंडर का आयतन आपको दिया हुआ है। सवाल कह रहा है 1 ml ईंधन, कोई फ्यूल है आइसो ऑक्टेन, जिसका घनत्व है 0.892 ग्राम पर ml, उसको जलाने में कितनी साइकिल्स लगेंगी। साइकिल्स मतलब कितनी बार मोटर को जलाना पड़ेगा ताकि वो पूरा फ्यूल जल जाए। तो बेटा अगर फ्यूल को जलाना है, ईंधन को जलाना है, तो मतलब दहन करना हुआ। और अगर दहन करने की बात है तो आपको दहन करने की अभिक्रिया आती है। सवाल ने आपको डेटा दिया हुआ है ऑक्सीजन का घनत्व है तथा वायु में ऑक्सीजन 21% आयतन से है। मतलब ऑक्सीजन का जो आयतन है वो वायु के आयतन का 21% है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, पहले तो मैं पूरे सिलेंडर का आयतन निकाल दूं, पूरी मोटर का। तो एक मोटर में 8 सिलेंडर है और एक सिलेंडर का आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 इंटू 500 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया मोटर का आयतन कुल। अब अगर मैंने ईंधन लिया आइसो ऑक्टेन, तो सूत्र तो यही होता है, अगर उसका दहन हो रहा है तो इससे क्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा और जल बनाएगा। अगर मैंने अभिक्रिया को संतुलित किया तो यहां 8 है तो 8 हो जाएगा, यहां 18 है तो 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा 25/2। प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ में आता है आपको तो गौर से देखना, सवाल कह रहा है जो ईंधन है ये है 1 ml, इसका आयतन दिया हुआ है और इसका घनत्व भी दिया हुआ है 0.892 ग्राम पर ml। तो हमें तो मोल से मतलब होता है, हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, दिमाग में सोचते करेंगे क्या, हमें निकालनी है टोटल कितनी साइकिल्स लगेंगी। तो भाई जितना टोटल यहां पे आयतन लगा होगा जलाने में अपॉन जितना रिक्वायरमेंट थी 4000, इसका रेशियो ले लेंगे, उतनी साइकिल्स लगेंगी कि इतना पहुंचने में कितनी बार उतना आयतन हमें चाहिए होगा, उसका कितना गुना चाहिए होगा। तो कुल आयतन क्या होगा, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गैस, दोनों का कुल आयतन हो जाएगा। ऑक्सीजन का आयतन कैसे निकलेगा, तो बेटा जी आपको आयतन और घनत्व पता है तो पहले भार निकाल लें, मोल मोल खेल लें। तो हमें पता है घनत्व होता है भार अपॉन आयतन, तो यहां से भार हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। तो यहां से हम फ्यूल का भार बोल देंगे 0.892 इंटू 1 ग्राम, मतलब इतना ग्राम फ्यूल का भार आ जाएगा, इतना ग्राम। अगर फ्यूल का भार इतना ग्राम आ जाएगा तो हमें पता है फ्यूल के मोल क्या हो जाएंगे, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार क्या हो जाएगा, इसका मोलर भार 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 18 यानी कि 114, इतने मोल आ जाएंगे। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0078 मोल के आसपास। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूं कैलकुलेटर पे, हमें कोई भी स्कोप नहीं रखना। यस, अगर वैल्यू आ रही है 0.0078 मोल तो हम इसे लगभग 0.008 मोल मान सकते हैं क्या। अगर हम इसे लगभग इतना मान सकते हैं 0.008 मोल, तो ये आ गए ईंधन के मोल। हमने बोला इसके 1 मोल पे इसके 25/2 मोल है, इसके 1 मोल पे इसका 25/2 मोल है, तो इसके इतने मोल पे ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। देखना ध्यान से, अगर इतने मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के तो हमने बोला इससे ये कट जाएगा 0.004 टाइम्स, तो हमारे पास O2 के मोल्स आ जाएंगे 25 इंटू 4/1000, तो हो जाएगा 100/1000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये आ जाएगा 0.1 मोल O2। O2 के कितने मोल आ जाएंगे, 0.1 मोल। अगर ऑक्सीजन के मोल आ गए 0.1 तो बेटा जी ऑक्सीजन का भार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कितना, जितने मोल हैं इनटू मोलर भार।
अगर मोल है इंटू मोलर भार है तो 0.1 इंटू 32 आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम। अब बेटा जी आपके पास ऑक्सीजन का भार आ गया, ऑक्सीजन का घनत्व कितना है 1.33। ऑक्सीजन का घनत्व कितना है 1.33। अगर घनत्व है और भार है तो क्या हम आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। घनत्व होता है भार अपॉन आयतन, आयतन हो जाएगा भार अपॉन घनत्व, यानी कि 3.2 डिवाइडेड बाय 1.33। देखना ध्यान से, 3.2 डिवाइडेड बाय 1.33। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक बात समझ में आ रही है अच्छे से? यस, पर एक चीज देखिएगा, ये ग्राम पर लीटर है। अगर ये ग्राम पर लीटर है तो इंटू ऊपर एक 1000 भी करना पड़ेगा एमएल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने इसे ग्राम पर एमएल लिखा है बट ये एक्चुअली में ग्राम पर लीटर है भाई। अगर ये लीटर है तो वो एमएल से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 2406.01 एमएल। O2 का आयतन आएगा 2406.01 एमएल। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? प्लीज देख लो ध्यान से, कोई भी दिक्कत है तो बता दो। यस, यहां तक बातें क्लियर हैं क्या? हाँ जी, प्लीज ध्यान से देख लें, कोई भी लोचा, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ भी अगर लग रहा है तो बता दें। यस, हाँ जी, ठीक है, चलो बढ़िया। अब मैंने क्या किया, अब आप इसकी लाइन को ध्यान से पढ़िए, जो इसने वायु वाली बात करी थी आपसे, क्या बात करी थी? हाँ जी, क्या बात करी थी इसने आपसे? प्लीज ध्यान से देखना, सवाल कह रहा है वायु में ऑक्सीजन 21% आयतन से है, यानी कि ऑक्सीजन का जो आयतन है वो वायु के आयतन का 21% है, और हमें तो वायु का आयतन निकालना है, क्योंकि एक्चुअली तो दहन का मतलब होता है वायु में किसी चीज को जलाना, है ना? वायु में किसी चीज को जलाना। तो अगर एयर का आयतन निकालते हैं तो वो हो जाएगा O2 का आयतन इंटू 100 डिवाइडेड बाई 21, और O2 का आयतन कितना है हमारे पास? 2406.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा आपका लगभग ये बन जाएगा आपका 11457.2 ml बन जाएगा, 11457.2 ml। अगर लगभग ये बन जाएगा तो अब देखो आप कुल आयतन कितना हो गया, फ्यूल का आयतन प्लस वायु का आयतन, इतना लग रहा है ईंधन को जलाने में। फ्यूल का आयतन था 1 ml और वायु का आयतन है इतना, तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 11458 ml। और अगर ये वैल्यू ये आ जाती है 458.2 ml, तो हमने बोला साइकिल्स कितनी हो जाएंगी? हम बोल देंगे कितनी साइकिल हो जाएगी भाई? आपके पास में मोटर का है 4000 ml आयतन, तो कुल हो जाएगा इतना आपका लग रहा है, पर साइकिल आपका इतना लग रहा है, तो टोटल साइकिल आपकी कितनी हो जाएंगी? इनका रेशो हो जाएगा, और इनका रेशो अगर आप निकालते हैं तो वैल्यू आ जाएगी लगभग 3 के आसपास, लगभग 3 के आसपास। प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। ठीक है क्या साहब? हाँ जी, यस, प्लीज ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो बताएं। यहां तक बातें समझ में आई क्या अच्छे से? यस, बढ़िया है। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? प्लीज गौर से देखिएगा, अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम करते हैं कुछ इस तरीके की बातें, जहां पे सवाल कह रहा है ये सांद्रता पद के बारे में चर्चा करना चाह रहा है। अगर सांद्रता पद के बारे में चर्चा करना चाह रहा है तो देखो ध्यान से, यदि विलयन में विलेय का मोल भिन्न 0.1 है, यदि विलयन में विलेय का मोल भिन्न 0.1 है तथा 298 केल्विन ताप पर विलयन की मोलरता एवं मोललता समान है, विलयन का घनत्व 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है,
तो विलेय तथा विलायक के मोलर भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। विलेय तथा विलायक के मोलर भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। किस तरह बताओगे? सोचो ध्यान से। इजी सवाल है, आपने नोट्स में भी किया होगा, ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में आया था। कैसे करेंगे देखना, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हम ना सबसे पहले ये बोल देते हैं कि हमने यहां पे विलेय को मान लिया है B और विलायक को मान लिया है A। प्लीज मेरी बात को ध्यान से देखना बच्चा पार्टी। विलेय को मान लिया है B और विलायक को मान लिया है A। अगर विलेय को B मान लिया है और विलायक को A मान लिया है तो सवाल ने विलेय का मूल भिन्न 0.1 बोला है, यानी कि बेटा जी विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल, ये रेशो है 0.1 यानी कि 1/10। ये रेशो है 1/10। अगर ये रेशो 1/10 है तो हमने करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना B के मूल बराबर हो जाएंगे A के मूल प्लस B के मूल। तो हमारे पास में ये इधर आ जाएगा, तो 9 गुना B के मूल जो हैं हम बोल देंगे A के जो मूल हैं ये बराबर हो जाएंगे 9 गुना B के मूल, यानी कि A के मूल अपॉन B के मूल जो हैं ये वैल्यू हो जाएगी 9/1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/1। अगर ये मोल का अनुपात समझ में आता है तो हमने क्या बोला इसका मतलब, अगर ये मोल का अनुपात समझ में आता है तो इस अनुपात का क्या अर्थ है देखना ध्यान से। दिया गया भार अपॉन मोलर भार, तो मैंने बोला विलेय अपॉन विलायक चाहिए, ये विलायक अपॉन विलेय हो गया है, तो हमने बोला NB अपॉन NA हो गया 1/9। NB अपॉन NA हो गया 1/9। तो देखना ध्यान से, हमने बोला अच्छा ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, विलेय विलायक अपॉन विलेय, तो ऊपर हो जाएगा WA अपॉन A का मोलर भार डिवाइडेड बाय WB अपॉन B का मोलर भार, और ये अनुपात जो है ये आ जाएगा 9/1। आ जाएगा 9/1। ध्यान से देखना, हम बोल देंगे WA अपॉन WB इंटू मोलर भार ऑफ B अपॉन मोलर भार ऑफ A, ये रेशो हो जाएगा 9/1। हमें विलेय अपॉन विलायक का मोलर भार तो ज्ञात ही करना है, ये चीज तो ज्ञात ही करनी है। अगर ये रेशो पता चल जाए तो यहां से आपका काम बन जाएगा क्या, तो ये जो इक्वेशन बन गई है ये बड़े काम की इक्वेशन बन गई है। ये जो इक्वेशन बन गई है ये बहुत काम की इक्वेशन बन गई है, प्लीज ध्यान से देखना। हमने बोला ये अगर ये पता लगाना है, अगर ये पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, WA बाय WB कैसे आएगा? इतनी इंफॉर्मेशन तो मैंने खाली मोल भिन्न से निकाली है। अब सवाल कह रहा है विलयन की मोलरता एवं मोललता समान है और विलयन का घनत्व आपको दिया हुआ है। अगर विलयन की मोलरता और मोललता अगर समान है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे अगर विलयन की मोलरता और मोललता समान है तो इस चीज का क्या अर्थ हो गया? इस चीज का अर्थ हो गया मोलरता हो गई विलेय के मूल अपॉन विलयन का आयतन, है ना, और ये होता है लीटर में, और ये मोललता क्या हो जाती है? विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार, और वो भी होता है केजी में। होता है क्या? अगर ये दोनों आपने इक्वेट करे तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे विलयन का आयतन जो लीटर में है ये बराबर हो जाएगा विलायक का भार जो केजी में, राइट? बढ़िया। अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से समझ में आता है विलयन का आयतन जो ml में है वही विलायक का भार जो ग्राम में है उसके बराबर है, राइट? अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अगर आयतन और भार बराबर हैं तो बेटा जी ये आयतन किसका है? विलयन का। हमें विलयन का घनत्व भी पता है। अगर विलयन का घनत्व पता है तो आप ये बात कह सकते हैं ना कि विलयन का घनत्व क्या होता है? विलयन का भार अपॉन विलयन का आयतन, और विलयन का भार क्या हो जाता है? विलेय प्लस विलायक का भार अपॉन विलयन का आयतन, और ये हो जाएगा ml में। अगर ऐसा हो जाएगा तो बेटा जी आयतन हो जाएगा कुल भार अपॉन घनत्व, तो यहां मैंने बोल दिया कुल भार अपॉन घनत्व, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? विलायक के भार के।
अगर आप WA को इधर ले आए या फिर आप सिर्फ वैल्यू पुट कर दे, डेंसिटी है 2, अगर आपने 2 लिख भी दिया तो ये बन जाएगा WA प्लस WB अपॉन 2 इज इक्वल टू WA। देखना ध्यान से, WA प्लस WB अपॉन 2 इज इक्वल टू WA। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा WA प्लस WB इज इक्वल टू 2WA। तो हमने बोला WA इज इक्वल टू WB, यहां से ये निकल करके आ रहा है। अगर यहां से ये निकल करके आ रहा है कि WA और WB बराबर है, इसका मतलब WA अपॉन WB का जो अनुपात है ये 1 हो जाएगा। अगर ये अनुपात 1 हो गया तो यहां पे ये रेशियो अगर 1 पुट कर दिया तो बेटा जी अगर ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 2 रखी तो यहां पे मैं बोल दूंगा 1 इंटू विलेय का मोलर भार अपॉन विलायक का मोलर भार, और ये रेशो हो गया 9 के बराबर। तो यहां से आप देख सकते हैं विलेय का मोलर भार अपॉन विलायक का मोलर भार, ये रेशो आएगा 9:1। ये रेशो क्या आएगा? 9:1। और आपसे वही तो पूछा है, विलेय और विलायक के मोलर भार का अनुपात क्या होगा? आंसर आएगा 9। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 9। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। ठीक है क्या? डन है क्या? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए क्या? ये वाला सवाल देखना, यदि CO तथा CO2 का 1 लीटर मिश्रण लिया जाता है, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिला के 1 लीटर का मिश्रण लिया है, ठीक है। आपने क्या किया, उस मिश्रण को एक रेड हॉट चारकोल से भरी हुई ट्यूब से पास कराने पर उसका कुल आयतन 1.6 लीटर हो जाता है, ठीक है। आपने CO प्लस CO2 का मिश्रण लिया, एक ट्यूब से पास करवाया जिसमें रेड हॉट चारकोल है। रेड हॉट चारकोल का मतलब क्या है? कार्बन है। उससे पास करवाया और इससे पास करवाने पे सिस्टम का टोटल आयतन बढ़ के 1 लीटर से 1.6 लीटर हो गया। मिश्रण की आयतन से प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ऐसा माने कि दाब और ताप समान है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि CO का आयतन की प्रतिशतता क्या होगी, CO2 की आयतन प्रतिशतता क्या होगी। कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे भैया, बताना दो। यस, क्या करोगे, कैसे करोगे, सोचा है क्या? हाँ जी, देखो शुरुआत में मैंने बोला कि भाई CO है और CO2 है, टोटल है 1 लीटर। अगर टोटल 1 लीटर है तो मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन अगर V लीटर मान लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन हो जाएगा 1 - V लीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड का आयतन मैंने V लीटर मान लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को 1 - V लीटर मान लिया। सही बात है, ठीक है। यह शुरुआती जंग है। अब मैंने इस मिश्रण को रेड हॉट चारकोल से पास करवाया, तो बेटा जी जब CO प्लस CO2 को चारकोल से पास करवाएंगे तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो CO है ये आपका V आपने माना है, और इसे, या फिर ऐसा करो ना, हमें CO2 को रिएक्ट करवाना है अपनी सहूलियत के लिए। देखो तुम्हें अभी समझ में आएगा, मैंने ऐसे उल्टा मान लिया, रीजन है कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये वही लीटर है, 1 - V लीटर है। चारकोल के साथ में CO2 रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्ट ही नहीं करता आगे जाके, मतलब तुम सोचो ये आगे जाके रिएक्ट ही नहीं करता, सिर्फ CO2 रिएक्ट करता है। ये हम बोलते हैं रिएक्ट नहीं करता। तो बीकर में इन दोनों गैसों के मिश्रण में केवल ये रिएक्ट करता है। सर ये रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी? बेटा धातु कर्मिकी नाम का एक चैप्टर आपने पढ़ा है, वहां पे सिखाया जाता है, कार्बन रिडक्शन कहते हैं इसको। तो बेटा जी जब रेड हॉट चारकोल आया तो 1 लीटर से 2 लीटर, तो V से बन जाएगा 2V लीटर। और सवाल कह रहा है जब ये रिएक्शन हो गई तो टोटल आयतन हो गया 1.6 लीटर। तो इसका V लीटर तो पूरा खर्च हो गया, इसका V लीटर तो पूरा खर्च हो गया। बीकर में अंत में बचा क्या? ये बचा, ये पूरा खर्च हो गया, ये बना। मतलब बेटा 1 - V प्लस 2V, ये टोटल आयतन है 1.6। इतनी सी बात थी, ये पूरा खर्च हो गया उसको बनाने में, तो ये तो खत्म हो गया। ये बचा जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, और वो बचा जो बन गया है, मतलब वो बना है। इन दोनों का सम ओवरऑल 1.6 है। तो हमने बोला 1 + V का मान 1.6 है, तो यहां से V का मान हो जाएगा 0.6 लीटर।
अगर V का मान हो गया 0.6 लीटर तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आएगी, CO2 का आयतन हो जाएगा 0.6 लीटर और CO का आयतन हो जाएगा 1 माइनस V यानी कि 0.4 लीटर। 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 लीटर। ये दोनों आयतन आ गए। अगर आयतन आ गए तो प्रतिशतता निकाल लेते हैं। CO2 की आयतन प्रतिशतता हो जाएगी CO2 का आयतन अपॉन टोटल आयतन इनटू 100, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर बताओ, 60%। तो अगर ये 60% हो गया तो CO की प्रतिशतता ऑब्वियसली हो जाएगी 40%। अगर वो 60% हो गया तो ये हो जाएगा 40%। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। प्लीज ध्यान से देखो, इजी सा सवाल था। प्लीज ध्यान से देखो, इजी सा सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट? तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक सवाल आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, है ना। कर तो हम ये भी डिस्कस सकते हैं, बट मैं चाहता हूं आप लोग ये होमवर्क में करें। हम नेक्स्ट क्लास में इसको बिल्कुल ट्राई करेंगे। ये सवाल आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, प्लस जो आपको डीपीपी मिलेगी वो ट्राई करना। आज के लिए मैं क्लास यहीं रोक रहा हूं। होमवर्क क्वेश्चन प्लस जो आपको डीपीपी मिलने वाली है उसे ट्राई करें। इन दोनों चीजों को मिला के हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे सवाल करेंगे, फिर कुछ डीपीपी के बढ़िया सवाल उठाएंगे और इस चैप्टर को फाइंड अप करेंगे। ठीक है जनता? तो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया होगा, कुछ बेहतरीन सवालों में दिमाग लगा होगा। तो प्लीज ऐसे ही और प्रैक्टिस करते रहिए। पूरी डीपीपी लगा के देख लेना, सवाल करने में आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। कुछ सिलेक्टेड सवाल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।